The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। जम्मू कश्मीर में हर कुछ बरस के अंतराल पर एक शब्द के इर्द गिर्द चर्चा जोर पकड़ लेती है, नॉर्मलसी। शांति और ठहराव का सपना जो जिंदगी को पनपने का मौका दे। 5 अगस्त 2019 की तारीख ने नॉर्मलसी का अर्थ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया, लद्दाख की दशकों पुरानी मांग मानते हुए उसे अलग किया और जम्मू कश्मीर को एक संघ शासित प्रदेश बनाकर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां भेज दिया। इसे गेम चेंजर कहा गया, लेकिन इस फैसले को अभी अपने अंजाम तक पहुंचना है। सूबे की कमान एक चुने हुए मुख्यमंत्री के हाथों में दी जानी है, जिसके लिए चाहिए चुनाव। और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिल्ली ने बातचीत के लिए सभी पार्टियों को न्योता दिया, गुपकार गुट समेत। तो आज दिन की बड़ी खबर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जिस गुपकार गुट पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर उसे राजनीतिक रूप से अस्पृश्य बनाया गया, अब उससे बातचीत क्यों की जा रही है और यह भी कि इस बातचीत से क्या हासिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 वाले फैसले के वक्त कहा था कि हालात सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर फिर पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव पूर्व परिसीमन कैसे राजनीति जनेगा, जम्मू कश्मीर का न्यू नॉर्मल क्या होगा, इन सारे सवालों पर बात होगी। साथ ही खबर लेंगे धर्मांतरण के उन 2 मामलों की जो 2 दिन से खबरों में बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा अपने साथ ऐसा झूठ बोल रहे हैं। गाली तो दी, हम खुद सारे सामने गाली दी, गाली दी है आपने। ये वीडियो लखनऊ का है। आरोप है कि पुलिस ने 12वीं के एक छात्र को पीटा और हाथ मरोड़े, साथ में गाली दी। लड़के ने मास्क नहीं पहना था। वीडियो बनना शुरू होने के बावजूद पुलिस लड़के को दबोचे रही। बचाव में पुलिस ने कहा कि लड़के ने पुलिस को गाली दी थी। वीडियो सामने आया तो पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो गए और जांच हो रही है। पुलिस पर सवाल उठते ही पुलिस रिफॉर्म पर शिफ्ट हो जाती है बातचीत। यहां तक का सफर जल्दी पूरा होगा ये लगता नहीं, लेकिन आरोपी या अपराधी को टांगों के बीच दबोचना जरूरी नहीं। क्या ये समझाने के लिए भी पुलिस रिफॉर्म का इंतजार किया जाए? पुलिस को चाहिए कि अपने अधिकारियों और जवानों को सार्वजनिक जीवन में आचरण की 1 महीने की वर्कशॉप करा दें, वरना उनके सारे अच्छे काम पर पानी फेरते ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 42,640, ठीक हुए लोगों की संख्या 81,839 और मौत का आंकड़ा 1,167। इन सबको मिलाकर तो देश में कुल मामले अब तक हो चुके हैं 2,99,77,861। यानी कल आपको वो सुर्खी दिखेगी कि 3 करोड़ अब तक टोटल केस हो चुके हैं डिटेक्ट। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 2,89,26,038 और मौत का आंकड़ा है 3,89,302। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और इसी दिन से कोरोना के टीके पुरानी नीति के तहत फिर लगने शुरू हुए, जिसमें टीके केंद्र खरीदकर राज्यों को देता है। इस दिन सरकारी अमले ने जी जान का जोर लगाकर एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। पूरे देश में 88,09,000 खुराकें लगाई गई। एक दिन में इससे ज़्यादा टीके पहले कभी नहीं लगाए गए। रोजाना औसत से इसकी तुलना करें तो ये 2.5 गुने से भी ज़्यादा का उछाल था। भारत में धीमे टीकाकरण को लेकर दुनिया भर में चिंता थी, इसलिए इस रिकॉर्ड का हर तरफ स्वागत हुआ कि आखिरकार भारत अपनी भूल सुधार रहा है। बधाई का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के खाते गया, जहां 21 जून को 16,91,967 टीके लगाए गए। सूबे में सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद टीकाकरण मुहिम का हिस्सा बने और अलग अलग जगहों पर मंत्रियों के साथ पहुंचे। हम इन सारी चीज़ों पर खुश होकर मिठाई बांटना ही चाहते थे कि नज़र पड़ गई डेटा पर। 21 जून को तकरीबन 17 लाख टीके की खुराक लगाने वाले मध्य प्रदेश ने 20 जून को कितने टीके लगाए थे? सिर्फ 692, और इनमें से 627 पहली खुराक थी और 65 दूसरी। यही नहीं, 14 से 20 जून के हफ्ते में मध्य प्रदेश में टीकाकरण अभियान बुरी तरह धीमा पड़ा था। इन आंकड़ों पर गौर करिए। 14 जून को एमपी में लगे 4,92,633, 15 को
घटकर 39,847, 16 को 3,38,847, 17 जून को 1,24,226, 18 को 14,862 और 19 जून को 22,006 खुराकें और 20 जून को 692 खुराकें। आप कहेंगे कि 20 जून को तो रविवार था, सरकार भी ऐसा कह रही है। ऐसे में टीकाकरण नीचे आना ही था, इसलिए हमने पिछले 3 रविवारों के आंकड़े भी जुटाए। 30 मई 2021 रविवार और टीकों की संख्या 16,362, 6 जून 2021 टीकों की संख्या 1,22,643 और 13 जून 2021 एक बार फिर रविवार और टीकों की संख्या 43,783। इन 3 और रविवारों को मध्य प्रदेश ने औसतन 61,000 टीके लगाए। तो फिर 20 जून को सिर्फ 692 टीके क्यों और 14 से 20 जून के हफ्ते में टीकाकरण अभियान धड़ाम क्यों हो गया? कोविन वेबसाइट के मुताबिक 29 मई से 4 जून के हफ्ते में मध्य प्रदेश 15.5 लाख खुराकें लगाता है। फिर 5 जून से 11 जून के हफ्ते में 15.25 लाख से कुछ ज़्यादा खुराकें लगाता है। लेकिन 12 जून से 18 जून के हफ्ते में माने रिकॉर्ड टीकाकरण से ऐन पहले वाले हफ्ते में सिर्फ 11.5 लाख खुराकें लगाता है। इसलिए ये सवाल बनता है कि क्या मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बनाने के लिए टीके इकट्ठा किए जा रहे थे? ये बात ठीक है कि 21 जून से टीकाकरण नीति में बड़ा और ज़रूरी बदलाव हुआ है, सही दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन क्या सही दिशा में उठाया गया कोई कदम अचानक टीकों का उत्पादन और उन्हें टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक चेन की क्षमता बढ़ा सकता है? अगर नीति में बदलाव ने वाकई टीकों की उपलब्धता को बढ़ा दिया तो टीकाकरण अभियान एक तय रफ्तार से ऊपर जाता, ना कि अचानक। ग्राफ की भाषा में कहें तो ये कर्व होता, ना कि एक स्पाइक, क्योंकि ये खुद सरकार का दावा है कि वो अपनी तरफ से कभी देर नहीं करती। नियमों के मुताबिक जितना टीका खरीदा जा सकता है, खरीद कर तुरंत राज्यवार आवंटन कर दिया जाता है। इसलिए ये सवाल हम फिर दोहराते हैं कि क्या 21 जून के रिकॉर्ड के लिए टीकाकरण अभियान धीमा करके खुराकें जमा की गई? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रिकॉर्ड संख्याएं औसत को बिगाड़ देती हैं, उसे वास्तविकता से दूर ले जाती हैं और तब नीतिगत फैसलों के लिए सही जानकारी के अभाव में गलतियां दोहराई जाती हैं। सरकार को संख्या और रिकॉर्ड के मोह से निकलना होगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। बड़ी बड़ी होर्डिंग में खुद की पीठ थपथपाना बंद करना होगा। हमने सबको फ्री वैक्सीन दी, हमने ये किया, हमने वो किया। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और इतने लोगों के लिए चलाया गया कोई भी अभियान अपने आप दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा या पहला सबसे बड़ा अभियान हो जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं। सरकार को चाहिए कि वो अपना ध्यान रिकॉर्ड बनाने और छाती पीटने से ज़्यादा सातत्य के साथ, कंटिन्यूटी के साथ टीकाकरण अभियान को पूरा करने में लगाए। टीका है तो जान है, जान है तो जहान है और जहान होगा तब जाकर बात गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक जाएगी। हम चाहते हैं कि हम गलत साबित हों और सरकार आने वाले दिनों में इतने टीके लगवा दे कि ये सारे सवाल निराधार हो जाए। अब देखना होगा सरकार टीकाकरण के इस मोमेंटम को आने वाले दिनों में कब तक बरकरार रख पाएगी और ये सब कैसे पता चलेगा? डेटा से। 21 जून को हमारे पास 23 लाख वैक्सीन थे। हमारा टारगेट तो 10 ही लाख का था। फिर हम पीछे के दिनों से वैक्सीन क्यों बचाएंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास जो जानकारी है उसमें कमी है। मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, हमने 21 जून को जो हमें जरूरत थी उतना वैक्सीन, उससे ज्यादा वैक्सीन केंद्र सरकार ने हमें उपलब्ध कराया था। पीछे दिनों के वैक्सीन इकट्ठा करने की हमें कहीं कोई जरूरत नहीं थी। वैसे कोरोना संक्रमण पर आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक श्वेत पत्र जारी किया। इस मौके पर बोले कि इसका मकसद यानी श्वेत पत्र का सरकार की आलोचना करना नहीं, तीसरी लहर के लिए तैयारी में मदद करना है। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी। और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी सुर्खी जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक लेख से जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन पर आया। इसमें पीएम ने दावा किया कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत के राज्यों ने 2020-21 में पहले के मुकाबले ज्यादा कर्ज उठाने में सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि देश ने संघीय राजनीति पर भरोसा किया,
केंद्र राज्य भागीदारी के सिद्धांत पर चला और 4 सुधारों की बात भी की प्रधानमंत्री ने। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये वाकई बहुत अच्छा सुधार है। दूसरा, 7 कानूनों के तहत उद्योग लाइसेंसिंग को सुलभ बनाया। तीसरा, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए राज्यवार न्यूनतम दरें तय की। और चौथा, किसानों के लिए मुफ्त बिजली की जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इन सुधारों पर विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, सुनिए। सिद्धांत, ये जो ब्लॉग है जो हमें तत्काल अभी हम जितना तुरंत के तौर पर पढ़ पाए हैं, ये 2 चीज़ों की तरफ फोकस करने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री का ब्लॉग ये बताने की कोशिश करता है कि पिछले साल सुधारों की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी बढ़ाई गई और एक फेडरल पॉलिटी की बात की गई। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि जीएसटी काउंसिल में हमने राज्य और केंद्र को बुरी तरह लड़ते हुए देखा, वो एक दूसरा पहलू है। पर जो केंद्र प्रधानमंत्री का दावा है इस ब्लॉग में कि फेडरल पॉलिटी को बढ़ाने के लिए और राज्य सरकारों की भागीदारी के लिए 4 बड़े सुधार किए गए, जिसमें पहला बड़ा सुधार जिसका जिक्र वन नेशन 1 राशन कार्ड है। प्रक्रिया पहले से चल रही थी। पिछले साल भी हमने इस पर बात की थी कि सरकार ने उसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे लोग जो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं वो कहीं भी अनाज ले सकें या इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो एक स्वाभाविक और एक अच्छा सुधार है और जिम्मेदार सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने डोमिसाइल के आधार पर या कहीं भी रहने वाले व्यक्ति के आधार पर भोजन से या सस्ते अनाज से वंचित ना हो। और इसके लिए उन्होंने उस बजट का जिक्र भी किया, करीब 37,600 करोड़ रुपए का, जो पिछला बजट में दिया गया था। और बाकी जो 3 रिफॉर्म है, बल्कि चारों रिफॉर्म को राज्यों को कर्ज देने की शर्त के साथ जोड़ा गया था। यानी अगर ये राज्य सुधार करते तो उनको कर्ज की उपलब्धता बढ़ सकती थी पिछले साल। पहले हम सुधारों पर बात कर रहे हैं, फिर हम देखें कि इन सुधारों का असर कितना नजर आया और इनका असर होने में कितना समय लगेगा। दूसरा सुधार जो है जिसका जिक्र उन्होंने किया कि राज्यों को कुछ सर्टेन एक्ट्स नोटिफाई करने थे जिससे कि कारोबारों को शुरू करने में, पंजीकरण में सुविधा हो सके। ये भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम पिछले 6-7 सालों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया में बदलाव देख रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ सुधार था। तीसरा सुधार फिनांस कमीशन और बाकी कई सारे एक्सपर्ट्स की राय पर किया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए सरकार ने कहा कि उसकी एक फ्लोर रेट तय की जाए। जो प्रधानमंत्री ने कहा, फिनांस कमीशन ने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर और सीवरेज टैक्स की प्रक्रिया को सुधारा जाए, स्टाम्प ड्यूटी के वैल्यू के साथ उनकी फ्लोर रेट तय की जाए। ये तीसरा सुधार था। और चौथा सुधार ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जो पिछले सालों से चल रही है। 2 चीजें समझना जरूरी है, महत्वपूर्ण सुधार हैं, पर 2 बड़ी चुनौतियां सिद्धांत हमें सरकार के कार्यक्रमों में लगातार पिछले दिनों में दिखती हैं, जो इस संदर्भ में भी समझना जरूरी है। हम रेडिकल नहीं हो रहे हैं, हम इंक्रीमेंटल हो रहे हैं। ये सारे सुधार इंक्रीमेंटलिज्म का इशारा करते हैं कि आपने एक टुकड़ों में कोई चीज जोड़ दी। पिछला 2020 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब सालों में था। ऐतिहासिक रूप से 100 साल की सबसे बड़ी समस्या थी, जहां कंपनियां बंद हुई, उद्योग बंद हुए, राज्यों के खजाने बुरी तरह बैठ गए, रोजगार नहीं आए। इन सुधारों को आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें, उस मंदी के परिप्रेक्ष्य में देखें, उन 12 करोड़ रोजगारों के जाने के संदर्भ में देखें, नौकरियों और तनख्वाहें हटने के में देखें, सुधार सारे अच्छे हैं, पर ये इनमें वो रेडिकलनेस या इनमें वो बड़ा बदलाव नहीं दिखता है जिस बदलाव की उम्मीद पिछले साल के क्राइसिस में की गई थी। ये दूसरी चीज ये कि ये सुधार जोड़े गए थे कर्ज की सप्लाई बढ़ाने के लिए, कर्ज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए। और उस ब्लॉग में यह भी लिखा गया कि 23 स्टेट्स ने करीब 1,06,000 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरोइंग कलेक्ट की इन सुधारों के कुछ हिस्से पर आगे बढ़ते हुए। राज्य सरकार, हमें यह आंकड़ा देखने में अच्छा लगता है, पर राज्य सरकारें क्या इस बोरोइंग को पे कर पाएंगी? उनके पास इतने रेवेन्यूज आने वाले समय में होंगे? अर्थव्यवस्था में ग्रोथ और सुधार आएगा? ये सारे सवालों के जवाब हमें अभी नहीं मिलते। और इसलिए जब आत्मनिर्भर पैकेज पिछले साल आया था तब भी बराबर चर्चाएं थी, इस साल भी इस पर चर्चा रही कि आत्मनिर्भर पैकेज दुनिया के बाकी अन्य देशों में कोविड वाली मंदी से उठाए गए कदमों की तुलना में असरदार साबित क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में, यूरोप में स्विट्जरलैंड में, इटली में, चाइना में, कोरिया में कोविड के लॉकडाउन और मंदी के समय जो सरकार ने इंटरवेंशन किए थे वो वहां की ग्रोथ में, लोगों की कमाई में, खपत में दिखाई दिए। और हमारा 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज हमारी अर्थव्यवस्था के किसी हिस्से पर प्रत्यक्ष रूप से असर करता क्यों नहीं दिखाई दिया? ये बड़ा सवाल है। पर ये चारों सुधार एक क्रमशः बढ़ते हुए सुधार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इससे एक इशारा करने की कोशिश की है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें राजनीतिक रूप से अगर समझने की कोशिश करें तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आगे चीजें ले जाने की कोशिश करेंगी, उन चुनौतियों का सामना करेंगी। तो उस दृष्टि से इन सुधारों का संदर्भ
लिया जाना जरूरी है, पर ये इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स हैं। हमें उन रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है जो कम से कम सीधे उन लोगों को बेनिफिट दे सकें जो पिछले 1.5-2 साल में बेकार हुए हैं, जिनके रोजगार गए हैं, जिनकी कमाई कम हुई घटी है। तीसरी सुर्खी बनाई टीआरपी रेटिंग में कथित घोटाले में दाखिल हुई चार्जशीट ने। मुंबई पुलिस ने अक्टूबर 2020 में खुलासा किया था कि कुछ निजी समाचार चैनल अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए घूस दे रहे थे। रेटिंग का असर विज्ञापनों से होने वाली कमाई पर पड़ता है। इस गोरख धंधे में रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के पूर्व अधिकारियों पर भी आरोप लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी एक चर्चित एंकर और समाचार चैनल संपादक की, जिनका नाम है अर्णव गोस्वामी। आज मुंबई पुलिस ने मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें चैनल संपादक गोस्वामी के साथ साथ चैनल के 4 और वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। बार्क और हंसा रिसर्च ग्रुप के पूर्व अधिकारियों के नाम भी चार्जशीट में हैं। मुंबई पुलिस ने इन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस की थ्योरी है कि रेटिंग बढ़ाने के लिए बार्क के सीईओ रहे पार्थो दासगुप्ता तक पैसे पहुंचाए गए। आपको बता दें कि पार्थो ही वो शख्स हैं जिनकी चैनल संपादक अर्णव गोस्वामी की जिनके साथ कथित व्हाट्सएप चैट पर भारी विवाद हुआ था, क्योंकि इसमें बालाकोट हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई समेत कई और चीज़ों पर सनसनीखेज दावे हुए थे। चौथी सुर्खी आई सुप्रीम कोर्ट से। अदालत ने सीबीएसई की 12वीं और सीआईएससीई की आईसीएसई परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ लगाई याचिका को रद्द कर दिया। अब दोनों बोर्ड अपनी मार्किंग स्कीम के आधार पर नतीजे घोषित कर पाएंगे। वैसे अदालत दोनों बोर्ड्स को हिदायत दे चुकी है कि अपनी मार्किंग स्कीम को लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता पर विचार करें। अगली सुर्खी शरद पवार और बैठकें। इन 2 शब्दों ने साथ आकर आज फिर एक खबर बना दी। पूर्व में जब एनसीपी सुप्रीमो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मिले तो चर्चाएं शुरू हुई कि ये 2024 की तैयारी है। आज इस चर्चा को बल देती हुई एक और बैठक हुई, इस बार शरद पवार के दिल्ली स्थित घर पर। इसमें अटल कैबिनेट का हिस्सा रहे पूर्व भाजपा नेता और वर्तमान तृणमूल नेता यशवंत सिन्हा, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेता पहुंचे। ज़्यादातर नेताओं ने यही कहा कि बैठक का 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा बनाने से कोई संबंध नहीं है। कहा यह भी गया कि ये यशवंत सिन्हा के राष्ट्रमंच की बैठक है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी प्रेस में कहा कि बैठक में सपा, बसपा और टीडीपी जैसे दलों के नेता नहीं हैं, इसलिए इसे तीसरे मोर्चे की बैठक कहना जल्दबाजी होगी। वैसे आपको जब तीसरे मोर्चे की बात चल रही तो बताते चलें कि प्रशांत किशोर ने हाल में एक बयान दिया। उन्होंने एक निजी समाचार चैनल से कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक तीसरा या चौथा मोर्चा हालिया सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। तो फिर क्या ये किसी और चीज़ की तैयारी है? अटकलें लगती रहेंगी, चर्चा होती रहेगी। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पॉलिटिकल साइंस की किताब में राजनीतिक दल नाम से एक पाठ है। इसमें राजनीतिक दल की ज़रूरत के संदर्भ में लिखा है कि अधिकतर आम लोगों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोगों को शायद संविधान और सरकार के स्वरूप के बारे में ज़्यादा मालूम ना हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में ज़रूर मालूम होता है। ये बात स्कूली बच्चों को राजनीतिक दलों की अहमियत समझाने के लिए लिखी गई है। तो आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थ्योरी वाली ये बात प्रैक्टिकली समझने का एक उदाहरण हमारे सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बड़े राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए बुलाया है। अगस्त 2019 के बाद से उपराज्यपाल की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारी जम्मू कश्मीर चला रहे हैं। तो क्या अब जाकर प्रधानमंत्री को महसूस हुआ कि ऐसा सिस्टम लंबे वक्त तक नहीं चल सकता? 2 साल बाद केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों से बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या मायने हैं इसके? बातचीत की शर्तें क्या हैं और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? बड़ी खबर में आज इसी पर बात करेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंडर। आप जानते ही हैं कि अगस्त 2019 में देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला लिया था। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया था। इस फैसले के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया कश्मीर बनाने की बात कही थी। वो कश्मीर जिसमें सब कुछ नया नया हो, पुरानी दिक्कतें ना हो, ना भ्रष्टाचार हो, ना आतंकवाद हो, हर तरफ तरक्की ही तरक्की हो। इन दिक्कतों के लिए केंद्र की सरकार और बीजेपी ने कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेदार बताया। अनुच्छेद 370 पर फैसले के पहले ही बड़े राजनेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाउस अरेस्ट में रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए दलील ये दी कि ये राजनेता बयानों से जनता को भड़का सकते हैं और घाटी में अशांति हो सकती है। जब कई महीनों बाद इन राजनेताओं की रिहाई शुरू हुई तो गुपकार अलायंस का जिक्र आया। क्या है ये गुपकार अलायंस? नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला का निवास श्रीनगर की गुपकार रोड पर है।
वहां 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टियों की एक बैठक हुई थी। इसमें यह प्रस्ताव पास हुआ था कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की सरकार जो भी फैसला लेगी उसके खिलाफ पार्टियां एकजुट रहेंगी और इसी के आधार पर बाद में PAGD बनाया गया। PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP समेत जम्मू कश्मीर की 7 पार्टियां इसमें शामिल थीं। अलायंस का मुद्दा था जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति को बहाल करवाना। शुरू में कांग्रेस भी इसका हिस्सा थी, लेकिन फिर नवंबर 2020 में कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव आया। इस चुनाव में गुपकार अलायंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने सवाल उठाना शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार अलायंस को नाम दिया गुपकार गैंग। 17 नवंबर 2020 का उनका ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं, गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहता है। गुपकार गैंग वाले भारत के तिरंगे का भी अपमान करते हैं। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग की ऐसी हरकतों की हिमायत करते हैं? एक और ट्वीट में अमित शाह लिखते हैं कि कांग्रेस और गुपकार गैंग कश्मीर को दोबारा आतंकवाद के युग में ले जाना चाहते हैं। गुपकार गैंग वाले शब्द बीजेपी के कई नेताओं ने कई मंचों से दोहराए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी गुपकार अलायंस के नेताओं को बात करने के लिए बुलाया जिन्हें गृह मंत्री गुपकार गैंग और देश विरोधी कहते थे। तो आलोचक सवाल पूछ रहे हैं कि अब आप देश विरोधी नेताओं से बात क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के 14 राजनेताओं को बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हैं, PDP से महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद गनी लोन और मुजफ्फर हुसैन बेग, कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद, GA मीर और ताराचंद, अपनी पार्टी से अल्ताफ बुखारी, BJP से रविंद्र रैना, निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता, CPIM से MY तारिगामी और नेशनल पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह को बुलाया गया है। 24 जून को ये मीटिंग होनी है और जैसा कि अमूमन होता है, प्रधानमंत्री से मीटिंग के पहले ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स चल रही थी। कश्मीर के कुछ बड़े नेता इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली आए थे। खबरों के मुताबिक गृह सचिव अजय भल्ला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी कश्मीर गए थे। उन्होंने कश्मीर के बड़े नेताओं से अलग अलग बातचीत की, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का आधार तैयार किया और उसके बाद औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजा गया। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने के लिए सभी पार्टियों ने रजामंदी भी दे दी। आज फारूक अब्दुल्ला के निवास पर गुपकार अलायंस की बैठक हुई। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती समेत सभी पार्टियां बैठक में हिस्सा लेंगी। सुनिए। जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, क्या बात कह रहे हैं? ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग दी है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया। फारूक अब्दुल्ला गुपकार अलायंस का नेतृत्व करते हैं और गुपकार अलायंस की मुख्य मांग है कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा। अब देखने वाली बात है कि क्या कश्मीर की पार्टियां अपनी मांग में लचीलापन लाएंगी। अलायंस की बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सबको पता है कि उनका मुख्य एजेंडा क्या है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। यही बात PDP की तरफ से भी कही गई। PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो उनसे छीना गया वो बहाल किया जाए। सुनिए। हमने दिल्ली में एक मीटिंग का इनेकाद किया है, तो उसमें भी बातचीत होगी, डायलॉग होगा। जम्मू कश्मीर के मालूम नहीं है उनका क्या एजेंडा है, पर हमारा अपना एजेंडा क्या है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं और आप लोग भी वाकिफ हैं। हम समझते हैं कि जो 2019 5 अगस्त को हुआ जम्मू कश्मीर के साथ, इस तरह जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन है उसको खत्म किया गया गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ जम्मू कश्मीर में जो लोग पहले दूर हो गए थे अब वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। यहाँ लोगों में जो है बहुत तकलीफ है, गुस्सा है और मायूसी है। तो हम इन चीज़ों के बारे में वहाँ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में जो ये जो सख्ती है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर दबाव है कि कोई भी बात करता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, आम आदमी हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी तरह जो नुकसान हुआ है हमारा पिछले 2 साल में 370 की वजह से, उसके बाद दूसरी कोविड वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, टूरिस्ट वाले हैं,
या रोज बेचारा जो मजदूर है या बाकी है, ये बातें तो बात की हैं, इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। पर असली हमारा मुद्दा जो है 370 और 35A को जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से खत्म किया गया है, तो हम उसके बारे में उसके रेस्टोरेशन की बात करें। तो महबूब जी बार बार ये डिमांड की जा रही है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए पीएम को। मेरे ख्याल में ये तो वहाँ का एजेंडा नहीं है, वहाँ तो पहले जम्मू कश्मीर के बारे में ही हम बात करेंगे ज्यादा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक स्टेटहुड की बहाली ही मुख्य मांग है। पार्टी ने अनुच्छेद 370 वाली बात पर कोई जल्दबाजी अभी तक नहीं दिखाई है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक से पहले कांग्रेस की भी बैठक हुई, जिसमें वर्चुअली पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी हिस्सा लिया। स्टेटहुड वाली ही मांग अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की भी है। बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। उनका इश्यू हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज को केंद्र सरकार ने खत्म किया है, इस प्रकार से चर्चा करना निरर्थक होगा। और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, ना कि महबूबा मुफ्ती का। अब ये तो उन पार्टियों का पक्ष हो गया जो बैठक में हिस्सा लेने आ रही हैं। बैठक कराने वाली मोदी सरकार की क्या ज़रूरत है वो भी समझते हैं। इसे नरेंद्र मोदी सरकार की कश्मीर को लेकर रणनीति और ज़रूरत दोनों तरह से देखा जा रहा है। कश्मीर को लेकर मोदी सरकार चरणों में काम करती दिख रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को पूरी तरह लॉक कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद फ़ोन सेवाएं शुरू की गईं, फिर राजनेताओं की रिहाई शुरू हुई, इंटरनेट की बहाली हुई। जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए जाने के बाद पहले एलजी के तौर पर जीसी मुर्मू की नियुक्ति हुई। जब मोदी सरकार को लगा कि अब पॉलिटिकल आउटरीच की ज़रूरत है, तो यूपी के बीजेपी नेता मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में बतौर उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर भेजा गया। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा के काम की तारीफ भी हुई है। बैक टू विलेज, बैक टू टाउन जैसे कई प्रोग्राम उन्होंने चलाए, जिसमें प्रशासन खुद लोगों के पास गया। मनोज सिन्हा के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस वाली स्कीम भी शुरू हुई, जिसकी खूब प्रशंसा हुई। मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर में जाने के 3 महीने बाद ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। चुनाव में भी लोगों की अच्छी खासी हिस्सेदारी रही। तो एक तरफ से मनोज सिन्हा के दौर में जम्मू कश्मीर में चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरी, लेकिन अब आगे क्या, इसके जवाब में आता है चुनी हुई सरकार, विधानसभा चुनाव। अनुमान है कि विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को दिल्ली बुलाया है। अभी जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चल रहा है। ये काम तेज कर सरकार अगले साल विधानसभा चुनाव कराने के मूड में है और इसके बदले में जम्मू कश्मीर की पार्टियों की फुल स्टेटहुड की मांग सरकार मान सकती है। दूसरी वजह हमारे आस पड़ोस के बदलते राजनीतिक हालात। अफगानिस्तान से अमेरिका अपनी सेना निकाल रहा है। लगभग आधे अमेरिकी सैनिक घर लौट चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौटना तय है और ये फैक्टर कश्मीर में आतंकवाद को एक नया ईंधन दे सकता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी आतंकवाद में कोई खास गिरावट नहीं आई। 2018 में जम्मू कश्मीर में कुल 257 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ था और 2020 में 225 आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए। इस साल की बात करें तो जून के दूसरे हफ्ते तक 40 लड़के आतंकवादी गुटों में शामिल हो चुके हैं। 50 लड़के मिसिंग हैं कश्मीर के और जम्मू के, उनके भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का अंदेशा है। यानी सरकार युवाओं को आतंक की तरफ जाने से पूरी तरह नहीं रोक पाई और ये स्थिति और गंभीर हो सकती है अगर कश्मीर में राजनीतिक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। इसीलिए जम्मू कश्मीर की पार्टियों को भरोसे में लिया जा रहा है। आखिरी फैक्टर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत से बातचीत 5 अगस्त 2019 से पहले वाले माहौल में ही हो सकती है। वो कश्मीर का हिमायती दिखने की कोशिश में ये सब कर रहा है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी संदेश देना चाहता है कि वो अपने बूते कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया और शांति की बहाली कर सकता है और इसके लिए उसे पाकिस्तान के दबाव की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ कश्मीर में ही गड़बड़ी फैलाने तक सीमित नहीं है और ये हम नहीं कह रहे, उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है। यूपी पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है। इस संबंध में यूपी पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने दिल्ली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा, इन लोगों ने पैसे, नौकरी और शादी जैसे लालच देकर 1000 से ज़्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। ज़्यादातर गरीब, बेरोजगार और दिव्यांग लोग इनके निशाने पर रहते थे। गिरफ्तार हुए लोगों के नाम क्या हैं? मुफ्ती काजी जहांगीर आलम काजमी और मोहम्मद उमर गौतम। गौतम ने खुद कुछ साल पहले इस्लाम कबूल किया था। पुलिस के मुताबिक ये लोग इस्लामिक दावा सेंटर नाम की संस्था चलाते थे। ये संस्था पिछले 1.5 साल से धर्मांतरण का काम कर रही थी और इनके खाते से बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन भी हुआ। इस मामले के खुलासे की कहानी भी दिलचस्प है। यूपी पुलिस में ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि 2 जून की शाम को विपुल विजयवर्गीय और काशी गुप्ता को गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया।
मौके पर पुलिस बुलाई गई। पूछताछ में पता चला कि विपुल ने हाल ही में इस्लाम कबूल किया था और अपना नाम मोहम्मद रिजवान रख लिया था और काशी दरअसल कशिफ था। रिजवान ने कशिफ की बहन से शादी की थी। जाली पहचान और धर्मांतरण का मामला देखते हुए यूपी एटीएस मामले से जुड़ी पुलिस ने इन दोनों पर डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी की हत्या का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। पुलिस का दावा, उमर ने पूछताछ में धर्मांतरण रैकेट चलाने की बात कबूल कर ली और कम से कम 2 पीड़ितों की पहचान भी हो चुकी है। 21 जून को दोनों आरोपी लखनऊ की अदालत द्वारा 3 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए। इनकी पुलिस रिमांड के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान की एंट्री होती है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के एक और बयान के मार्फत। कुमार का दावा है कि इस्लामिक दावा सेंटर को विदेशी फंडिंग मिल रही थी और पैसा पहुंचाने वालों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल थी और ये नेटवर्क पूरे देश में काम कर रहा है। आज खबर आई कि केंद्र सरकार के महिला और बाल कल्याण विभाग का एक अधिकारी भी आरोपियों की मदद करता था। ये जरूरतमंद लोगों की सूची बनाकर आरोपियों को देते थे और एजेंसियां अब इन अधिकारी से पूछताछ की तैयारी में है। एक दूसरे संगठन को लेकर भी छापे डाले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाने को कहा है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।